उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। फिर भी हम लोग एक बार जो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उन सभी प्रश्नों के माध्यम से हम लोग एक बार जितना भी चैप्टर पढ़े हैं उन सभी चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का आपका रिवीजन होगा, है ना। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग क्या करवाने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे, ठीक है ना। सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, पहला दिन है, तो आप सभी लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग को पता है कि नवरात्रि जो है यह क्या होता है कि बुराई पर अच्छाई का, है ना, जीत का संदेश देता है। नवरात्रि जो है बुराई पर अच्छाई के जीत का संदेश देता है। तो आप लोग को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि आपके अंदर जो बुराई है उसको क्या करना है, त्याग देना है। आपके अंदर जो बुराई है उसको त्याग देना है, और जो अच्छाई है उसको क्या करना है, अच्छाई को जो है अपनाना है ना। बुरी आदत को त्यागना है और अच्छे आदत को अपनाना है। यही जो है नवरात्रि का संदेश है, ठीक है ना। तो हम लोग नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना। आज जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब लोग क्लास को शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच, है ना। जितने भी डीओसीएन है सभी लोग आज के क्लास में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस, क्लास 10th का सोशल साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 सितंबर के लिए। 25 तारीख को आप लोग का, है ना, सब सोशल साइंस का एग्जाम है। इसके लिए हम लोग आज क्या करने वाले, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, है ना, रिवीजन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, सारे विषय, जितने भी विषय हम लोग का, आपदा प्रबंधन, जितना तक हम लोग पढ़ चुके हैं उन सब का तैयारी हो रहा है ना। और आप लोग को इस क्लास को सभी लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, है ना। आप सब लोग जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करके और सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, है ना। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास को स्टार्ट करके एक एक करके सारे विषय के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आप जानते हैं कि आप इस क्लास को देख रहे हैं ड्रीम 450 बैच के माध्यम से। ड्रीम 450 बैच के माध्यम से आप इस क्लास को देख रहे हैं और ड्रीम 450 बैच जो है बिहार में सबसे अधिक टॉपर देने वाला बैच है। इस बैच में आपको 10th क्लास का मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है मात्र 749 रुपए में, है ना। इस बैच से पिछले साल बिहार बोर्ड टॉपर रैंक 1, 2, 3, है ना, सारे टॉपर इसी बैच से थे, ठीक है ना। आप इस क्लास को दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां से जुड़ सकते हैं, या फिर आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके, है ना, आप जानकारी ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में, कुछ भी जानकारी लेना हो तो, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और पहले हम लोग देखते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से। और आज का मोटिवेशनल लाइन है ना, आज का मोटिवेशनल लाइन है कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है ना। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। तो यही लाइन से हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए तो मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो एक लंबा क्लास आप लोग का होगा, तो इसके लिए आप सब लोग तैयार रहिए। और कब तक क्लास चलेगा, जब तक क्लास चलेगा तब तक देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद आपका कोई क्लास नहीं है, तो इसलिए जब तक क्लास चलेगा तब तक देखते रहना है, समझ गए। हमको भी नहीं पता कि कब तक क्लास चलेगा, है ना। हो सकता कितना देर में खत्म हो जाएगा, जितना देर में खत्म हो जाएगा तो चल जाइएगा, ठीक, ज्यादा नहीं चलेगा लेकिन चलेगा, थोड़ा सा लंबा तो चलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग, है ना। आपको पता है जैसा कि जो सिलेबस आपका जो है उसमें हम लोग को पता है कि आपके एग्जाम में जो है अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव का आप सिलेबस देख लीजिए कि आपके एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, है ना। सब्जेक्टिव में दो तरीका का क्वेश्चन होता है, एक तो लघुत्तरीय और दूसरा दीर्घोत्तरीय। लघुत्तरीय जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसमें कितना क्वेश्चन आता है इसको हमको देखना है ना। तो लघुत्तरीय में आपका अलग अलग विषय है, जैसे 5 विषय है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और क्या है, आपदा प्रबंधन, है ना। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। तो इतिहास में आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय में आता है। क्वेश्चन एग्जाम में कितना आता है, 6, बनाना कितना होता है, 3, है ना। तो क्वेश्चन तो 6 आता है लेकिन बनाना हम लोग को 3 होता है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना।
6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें से 3 बनाना है, कोई 3, है ना। तो 6 में से आपको 3 बनाना है। यहाँ पे क्या होगा, 6 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, उसमें से आपको 3 बनाना है, 3 छोड़ना है। उसी तरीके से भूगोल में भी 3 क्वेश्चन आपको बनाना होता है 2 नंबर का, तो यहाँ भी 6 नंबर मिलता है आपको लघु उत्तरीय में। यहाँ पर भी आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन मिलता है और 3 बनाना होता है ना। राजनीति शास्त्र में आपके पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चन बनाना होता है, 4 नंबर का आता है, 2 नंबर या 2 क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, बनाना कितना होगा, 2 बनाना होगा, 2 छोड़ना है। उसी तरीके से अर्थशास्त्र में भी आपको 2 क्वेश्चन बनाना होता है 2 नंबर वाला, है ना। और एग्जाम में आता कितना है, 4 क्वेश्चन आता है, 2 बनाना होता है ना। और आपदा प्रबंधन में भी आपको 2 क्वेश्चन बनाना होता है, आता कितना है, तो 4 क्वेश्चन आता है, कितना आता है, 4 क्वेश्चन। तो हम लोग के एग्जाम में 2 गुना क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, 2 गुना, जितना बनाना है उससे 2 गुना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना। तो 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतिहास में आएगा और बनाना कोई 3 रहेगा। बनाना कितना रहेगा, बनाना कोई 3 रहेगा, है ना। जो आपको 3 अच्छे से याद होगा, जो 3 आपको अच्छे से ध्यान होगा, उसको आपको क्या कर देना है, बना देना है, उसको आपको बना देना है, बाद बाकी को छोड़ देना है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया आपको सिलेबस। लघु उत्तरीय प्रश्न कितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 6 क्वेश्चन, कितना, 6 क्वेश्चन आएगा। इतिहास में 3 बनाना है, भूगोल में 6 आएगा, 3 बनाना है, पॉलिटिकल में 6 आएगा, ये 4 आएगा, 2 बनाना है, अर्थशास्त्र में 4 आएगा, 2 बनाना है, आपदा प्रबंधन में 4 आएगा, 2 बनाना है, ठीक है। चलिए तो यही आपका लघु उत्तरीय का सिलेबस रहा। दीर्घ उत्तरीय का क्या सिलेबस है, तो आपके एग्जाम में इतिहास में 1 क्वेश्चन बनाना होता है, भूगोल में 1, पॉलिटिकल में 1 और इकोनॉमिक्स में 1। आता कितना कितना है, 2 आता है, 2 आता है और 2 में से 1 बनाना आपको होता है ना। इतिहास का 2 क्वेश्चन आएगा और उसमें से कोई 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। भूगोल का 2 क्वेश्चन आएगा, कोई 1 क्वेश्चन बनाना है। पॉलिटिकल का 2 क्वेश्चन आएगा, कोई 1 क्वेश्चन बनाना है ना। इकोनॉमिक्स का 2 क्वेश्चन आएगा, कोई 1 क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर आपको बनाना 2 में से 1 होता है। बनाना कितना होता है, 2 में से 1 होता है ना। समझ गए, मतलब हम लोग के एग्जाम में 2 गुना प्रश्न आता है और बनाना कितना होता है, 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है। आधा बनाना होता है ना, 2 गुना आता है, आधा बनाना होता है, 2 गुना आता है और आधा बनाना होता है, ठीक है। चलिए 2 गुना आता है ना, 2 गुना अभी आता है आपको और आधा क्या करना होता है, बनाना होता है। मतलब 2 गुना में से आपको आधा बनाना होता है ना, 2 गुना में से क्या बनाना होता है, आधा बनाना होता है। समझ में आ गया। चलिए तो ये तो रहा सिलेबस का बात, है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज का, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें पहले। आप लोग को पहले कौन सा पढ़ने का मन कर रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, है ना, या आपदा प्रबंधन, पहले कौन सा स्टार्ट करें, जल्दी बताइए आप लोग। और उसी अनुसार हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। और जो सारे क्वेश्चन को हम लोग नहीं करने वाले हैं, देखो क्लासरूम में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े हैं और एकदम बोरा भर भर के क्वेश्चन को किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस किए। लेकिन यहाँ पर हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, जो एकदम VVI क्वेश्चन है, जिसका आने का बहुत ज्यादा संभावना है, उसी का, है ना, उसी का हम लोग क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। बाद बाकी पूरा क्वेश्चन तो आप सब लोग को मिल ही रहा होगा ना, पूरा क्वेश्चन तो आप सब लोग को मिला हुआ है और उसका आप लोग अच्छे से रिवीजन किए ही है। लेकिन उसमें से भी जो कुछ ज्यादा VVI आया तो उसका हम लोग करेंगे, है ना। पूरा का तो कर नहीं सकते, पूरा का करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग, है ना, रिवीजन करेंगे। और क्वेश्चन दुगुना आना है तो हमको पूरा उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे उसी में से आपको क्या हो जाएगा, उसी में से, है ना, आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए, है ना, आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको हम पढ़ा चुके हैं, है ना। और वहां से जो है आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना देंगे। लेकिन पूरा उम्मीद है कि जो हम आपको करवाएंगे वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। सभी लोग का कहना है इतिहास 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 पढ़िएगा पहले। हम तो सोच रहे उल्टा पढ़ाएं आज, है ना। पहले आपदा प्रबंधन, फिर इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी, फिर जो है ज्योग्राफी और फिर इतिहास। क्या कैसा रहेगा? अभी तो हम लोग इतिहास पढ़े ही हैं, चौथा चैप्टर तो इतिहास अभी आपका कंप्लीट ही हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद। तो इतिहास को तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े ही हैं, है ना। तो आपदा से शुरू करते हैं और उल्टा की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इतिहास को लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए अच्छा, है ना, क्योंकि इतिहास अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, इतिहास अभी तुरंत हम लोग पढ़ ही रहे हैं, चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, और उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय सब किए ही हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग उल्टा इसमें शुरू करते हैं, क्योंकि आपदा पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब पढ़े हुए बहुत दिन हो चुका है, तो उधर से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। चलिए तो आपदा में आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आना है। कितना क्वेश्चन आना है? 2 क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में, है ना। और देखते हैं हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा प्रबंधन हम लोग शुरू कर रहे हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय में 2 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो 4 आएगा लेकिन बनाना कितना है, 2 बनाना रहता है, 2, है ना। और इसमें हम लोग एक ही चैप्टर अभी आपदा में पढ़े हैं, टोटल 6 चैप्टर है, उसको भी हम लोग जल्दी ही पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग 6 चैप्टर टोटल है और पढ़े कितना है, एक ही पढ़े हैं, तो उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा किसको कहा जाता है ना। पहला क्वेश्चन है कि आपदा किसको कहा जाता है, आपदा से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग देखे थे कि, है ना, आपदा किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। कोई भी घटना जो अचानक होता है, जिससे क्या होता है, जिससे जान माल को बहुत भारी नुकसान पहुंचता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ क्या आता है, अचानक आता है ना। बाढ़ अचानक आता है और उससे क्या होता है, जान माल को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे, है ना। भूकंप अचानक आता है और उससे क्या होता है, जान माल को भारी नुकसान पहुंचता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे, है ना। उसी तरीके से आग लगना, आग अचानक लगता है और उससे क्या होता है, जान माल को भारी नुकसान होता है
है ना, जान माल को भारी नुकसान होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे, है ना। तो कोई भी घटना जो अचानक होता है ना, और उससे जान माल को भारी नुकसान होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे, है ना। ठीक है, तो इसका परिभाषा है कि बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। बड़े लेवल पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, है ना। समझ गए। जैसे बाढ़, बाढ़ अगर आ गया तो बाढ़ क्या होगा, अचानक आएगा, किसी को पता क्या कि हम आ रहे हैं, नहीं, बाढ़ अचानक आएगा और क्या हो जाएगा, बाढ़ के पानी से क्या हो जाएगा कि लोगों का घर उजड़ जाएगा, है ना, बहुत सारे लोग डूब जाएंगे पानी में, बहुत सारे घर उजड़ जाएगा, है ना, बहुत सारा कल कारखाना, है ना, सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, अथवा आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों का विवेचना करें। आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं, है ना। तो आपदा से बचने के लिए जो उपाय किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा से बचने के लिए या आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं, है ना। आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं, तो आपदा से बचने के लिए जो उपाय किया जाता है या आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपको याद रखना है आपदा प्रबंधन क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आपदा प्रबंधन का जरूरत क्यों है, आपदा प्रबंधन करना जरूरी क्यों है। तो कह रहा है कि आपदा से होने वाले प्रभाव को कम करना, आपदा से होने वाले प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है ना। आपदा से होने वाले प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा से पहले एवं आपदा के बाद होने वाले क्षति को कम करने के लिए है। आपदा प्रबंधन में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि आपदा के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बाढ़ आने वाला है, कहीं पर बाढ़ आने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, बाढ़ आने वाला है तो अगर पहले पता चल गया कि बाढ़ आने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे जिससे बाढ़ का कम प्रभाव पड़े। जैसे क्या करेंगे, अपना झोला झक्कर समेट लेंगे, कुछ सामान उमान रख लेंगे, है ना, भागने के लिए तैयार रहेंगे, किसी ऊंचा जगह पर जाकर के क्या हो जाएंगे, रहेंगे, बस जाएंगे। तो ये सब चीज क्या हो गया, आपदा प्रबंधन का हिस्सा हो गया, है ना। आपदा से होने वाले प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। और आपदा प्रबंधन का जरूरत होता है आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए। आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है ना। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है, आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना, है ना। ठीक है, जैसे अगर बाढ़ आ रहा है तो अगर पहले हम लोग को पता चल गया तो कुछ उपाय कर लेंगे, है ना, कि हम लोग को कहाँ रहना है, बाढ़ आएगा तो, है ना, क्या सामान लेके जाना है ना, ये सब चीज। अगर बाद में बाढ़ आने के बाद भी हम लोग कुछ उपाय करते हैं, है ना, जो बाद में कुछ उपाय करते हैं, जैसे कुछ हम लोग को आपदा प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा मदद मिलता है तो उसका लाभ लेते हैं, ये सब चीज करते हैं, जिससे क्या होता है, आपदा का प्रभाव कम होता है, आपदा से होने वाला क्षति कम होता है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, बताइए, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपदा का जो प्रकार है उसका क्या करना है, वर्णन करना है। हम लोग समझ लीजिए आपदा किसको कहते हैं, आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं, आपदा प्रबंधन का क्या जरूरत है। अब कह रहा है कि आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपदा के कितने प्रकार होते हैं उसका क्या करना है, वर्णन करना है ना। तो आपदा के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसको कहेंगे, तो प्रकृति में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है और उसके कारण जो आपदा आता है उसको कहेंगे प्राकृतिक आपदा, है ना। और मानव के गलती से अगर कोई आपदा आता है तो उसको क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा कहेंगे, है ना। उसको क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा कहेंगे। अगर प्रकृति में कोई गड़बड़ी हो गया तो उसके वजह से जो आपदा आएगा उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप आता है, हम लोग के कारण तो नहीं आता है, प्रकृति में कुछ, है ना, गड़बड़ हो जाता है, प्लेट उलेट टकराता है तो भूकंप आ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा। लेकिन मानव जनित आपदा क्या हो गया, मानव की गलती के कारण जो आपदा होता है उसको क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा। जैसे आतंकवाद, है ना, या आग लगना, ये सब क्या हो गया, मानव जनित आपदा हो गया। ये सब क्या हो गया, मानव जनित आपदा हो गया, है ना। ठीक है, तो ये लिखना है कि आपदा दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसको कहेंगे, तो प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अगर प्राकृतिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है, प्राकृतिक व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो जाता है और उसके कारण जो आपदा आता है उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। जैसे बाढ़, नदी में पानी बढ़ गया तो क्या आ गया, बाढ़ आ गया। सुखाड़, वर्षा नहीं हुआ तो क्या हो गया, सुखाड़ आ गया, है ना। भूकंप आ जाता है धरती में जो कंपन होता है उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, है ना, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सब क्यों आता है, ये सब जो आता है ये सब प्रकृति में गड़बड़ी के कारण आता है। अगर प्राकृतिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हुआ तो उसके कारण क्या आएगा, प्राकृतिक आपदा आएगा। क्या आएगा, प्राकृतिक आपदा आएगा, है ना। नेक्स्ट है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा किसको कहेंगे, तो मानवीय भूल के कारण घटित होने वाली आपदा को, है ना, मानव जनित आपदा कहते हैं। अगर मानव के गलती के कारण जो आपदा आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं, है ना। मानव के गलती के कारण जो आपदा आता है उसको क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा। जैसे कहीं आग लग गया तो उसमें किसका गलती होता है, आदमी का गलती होता है। कोई ना कोई आदमी क्या करता है, कुछ जो है गड़बड़ी करता है, इसके वजह से कहीं आग लगता है ना। कहीं दंगा हो गया मतलब मार हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दंगा कहेंगे। तो ये आदमी की गलती के कारण होता है। आतंकवादी घटना, है ना, आतंकवादी घटना कोई हो गया तो ये मानव की गलती के कारण होता है ना। तो ये सब क्या हो गया, मानव जनित आपदा हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन प्राकृतिक आपदा है और कौन कौन मानव जनित आपदा है चुनने के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आपका हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये आपका रहा, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, उसमें से जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट था उसको हम लोग किए हैं। आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, और आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपदा के विभिन्न प्रकारों का क्या करें, वर्णन करें, है ना। तो ये आपका आपदा प्रबंधन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा, जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें से, है ना। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आना हमको लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन कम, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, है ना। एक दो चैप्टर आगे भी पढ़ना था जिसको अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। क्लास में आपको हम पढ़ाए हैं बाढ़, भूकंप, है ना, सुनामी, ये सब क्या है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, है ना। इसमें तो ये छोटा सा पोर्शन है, तो यहाँ से कम ही क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम लोग देख लिए। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपदा प्रबंधन में अब हम लोग देखें। अब इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स विषय को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो छोटा सा आपका पोर्शन था एक, है ना, जिसमें हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में देखे। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन देखे कि आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं, आपदा प्रबंधन का जरूरत क्या है ना, आपदा प्रबंधन के कितने प्रकार हैं, ये सब चीज को हम लोग देख लिए। रिविजन हो गया आप लोग का, बताइए। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। किधर चलते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं, अर्थशास्त्र विषय की तरफ चलते हैं। और अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से। कहना है कि जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीना से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है ना। जो सिर्फ पानी से नहाएगा वो क्या कर सकता है, सिर्फ इतिहास बदल सकता है। जो आदमी सिर्फ पानी से नहाएगा वो क्या करेगा, इतिहास बदल सकता है, लेकिन जो पसीना से नहाएगा यानी जो मेहनत करेगा, है ना, वो क्या कर सकता है, इतिहास बदल सकता है। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है ना, मेहनत करना है, यानी पसीना से नहाना है, और तब जाके क्या होगा, इतिहास बदलेगा, है ना। एसी में भी पसीना चलना चाहिए, क्या इतना पसीना से नहाना, इतना आप लोग को मेहनत करना है, कलम को इतना रगड़ना है कि आपको एसी में भी क्या चलना चाहिए, पसीना चलना चाहिए। ठीक है, नहीं चले तो पंखा बंद करके तब पढ़ना है, ताकि पसीना चले, है ना। पंखा बंद करके पढ़िएगा तो नींद भी नहीं आएगा, है ना। नींद नहीं आएगा यानी क्या होगा, अच्छे से अधिक समय तक आप पढ़ पाएंगे, है ना। चलिए, तो मेहनत करिए, यही इसका सार है। देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है ना। अर्थव्यवस्था क्या है ये आप लोग को हम बताए हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाए थे कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था क्या है, तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। समाज में जितना भी आर्थिक क्रिया होता है उस सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, अर्थव्यवस्था निकल जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का यही परिभाषा है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या है, अर्थव्यवस्था है ना। समाज में जितना भी आर्थिक क्रिया होता है, जैसे कोई क्या कर रहा है, जो कोई मान लो कि पढ़ा रहा है तो वो उसका क्या है, आर्थिक क्रिया है। कोई मजदूरी कर रहा है उसका क्या है, आर्थिक क्रिया है। कोई किसानी कर रहा है उसका क्या है, आर्थिक क्रिया है। कोई रिक्शा वाला है वही उसका क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो जो काम करके हम लोग पैसा कमाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो आपको बताना है कि, है ना, वे सभी काम जिससे हमें आय होता है, वे सभी काम जिससे हमको क्या प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिस काम को करके हम लोग को इनकम मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे, है ना। ये तो आप समझ गए आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया क्या है, तो वे सभी काम जिससे हमको आय प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं, है ना। अब पूछ रहा आपसे अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था हम लोग किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब समाज में जितना भी काम हो रहा है, सबसे जो पैसा आ रहा है सबको जोड़ दीजिए तो वही क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा, है ना। ठीक है, जैसे जितना भी समाज में लोग हैं, कोई भी काम कर रहा है, उस काम से जो इनकम हो रहा है उसको हम लोग को क्या कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है, तो उससे क्या निकल जाएगा, अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक और परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है, जीवन जीने का एक प्रणाली है, जीवन जीने का एक सिस्टम है। जीवन जीने के लिए जो हम लोग काम करते हैं, है ना, वही एक तरीका से अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का क्या है, एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो परिभाषा है अर्थव्यवस्था का, जिसमें से कोई एक आप लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है, समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे और समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है ना। पूंजीवादी और समाजवादी समझते हैं इसका मतलब, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें, है ना, उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार हो, पूंजीपति का अधिकार हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो पूंजीवादी का मतलब है पूंजीपति, है ना। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का अधिकार हो उसको क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे, है ना। वैसा देश जहाँ पर पूंजीपति लोग देश को चला रहे हैं उसको क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। जैसे अमेरिका, वहां पर क्या होता है कि पूंजीपति लोग देश को चलाते हैं, है ना। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो। वैसा अर्थव्यवस्था वैसा देश जिसको सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है सब कुछ सरकारी होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला क्या कहेंगे, देश कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि पूंजीवादी का मतलब
पूंजीपति और समाजवादी का मतलब सरकार, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण हो तो उसको कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो तो उसको क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? चीन हो गया, क्यूबा हो गया, रूस हो गया, ये सब जगह पर क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है ना। तो यही आपको लिखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर लिखें। तो पूंजीवादी के बारे में लिखना है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी पूंजीपति का अधिकार होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसा अर्थव्यवस्था यानी वैसा देश जहां उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी पूंजीपति का अधिकार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं, है ना। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सब कुछ पूंजीपति लोग चलाता है, बड़ा बड़ा कंपनी के द्वारा चलाया जाता है ना। दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो ऐसा अर्थव्यवस्था, है ना, जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसा देश जहां पर सब कुछ सरकारी हो तो उसको क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। जैसे चीन और क्यूबा, है ना, ये क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है ना। भारत में क्या है? भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है बताइए? भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है कि समाजवादी है? भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? चलिए, पूंजीवादी की समाजवादी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, आप लोगों को याद है ना, तो बहुत अच्छी बात है कि भारत में हम लोग के यहाँ अपना इंडिया जो है यहाँ पर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं तो आप बता दीजिएगा। इसका भी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति और सरकार दोनों का नियंत्रण हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे, है ना। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण हो तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे कि भारत में क्या है? कुछ चीज सरकार के हाथ में है और कुछ चीज पूंजीपति के हाथ में है, दोनों मिल करके देश को चलाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे, है ना। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति और सरकार दोनों का नियंत्रण हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। समाजवादी नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था हम लोग क्या नहीं है। जैसे कि आप देखिए, हम लोग क्या क्या है? प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है ना। तो यहाँ पर क्या है? मिश्रित है, दोनों है ना। लेकिन जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल होगा, सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल होगा, ठीक है। और जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा वहाँ पर सब ज्यादातर प्राइवेट स्कूल होगा, है ना, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। और अपने यहाँ दोनों है, अपने यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है ना। चलिए, नेक्स्ट बढ़े। ये क्वेश्चन भी आपका अगला एग्जाम में अगला क्वेश्चन भी है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी दोनों व्यक्ति का स्वामित्व होता है, दोनों व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है, दोनों का स्वामित्व होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अपना भारत, है ना, जैसे अपना भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या है ना। सतत विकास क्या है? सतत विकास का अर्थ आपको समझाए थे, याद है क्या? सतत विकास किसको कहते हैं, याद है? सतत मतलब क्या होता है? लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार विकास, है ना। और लगातार विकास किसको कहेंगे? जिसमें वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ और भविष्य को भी ध्यान में रख करके विकास किया जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे, है ना, लगातार विकास, है ना, सतत विकास कहेंगे, है ना। तो सतत विकास किसको कहेंगे? तो ऐसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रख करके विकास किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, है ना। वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रख करके विकास किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, ठीक है। तो इसी की परिभाषा को आप लिखेंगे कि वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी मतलब भविष्य को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, है ना। वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ, है ना, भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके विकास करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। मतलब समझ गए? वैसा विकास जिसमें अपने साथ साथ अपने बाल बच्चा को भी ध्यान में रख करके क्या करेंगे? विकास करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे, है ना। अपना तो सोचना ही है, लेकिन अपने, है ना, आने वाला पीढ़ी के बारे में भी सोचना है कि उसका क्या हालत होगा। अगर हम लोग इतना पेड़ को काटे, इतना पानी को खत्म किए, तो आने वाला पीढ़ी का क्या होगा, उसके बारे में भी क्या करना है? सोचना है। तो इसी को कहते हैं सतत विकास। इसी को क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है ना।
वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्या पूछा जा सकता है बताइए आप लोग, समावेशी विकास किसको कहते हैं, है ना? ये भी तो पूछा जा सकता है कि समावेशी विकास किसको कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा। बताइए किसको किसको याद है समावेशी विकास किसको कहते हैं? समावेशी विकास किसको कहते हैं? याद है? समावेशी विकास मतलब क्या होता है? सबका विकास, है ना? समावेशी का मतलब सबका समान रूप से विकास, है ना? समावेशी मतलब समान रूप से सबका जो विकास होता है तो उसको क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं, है ना? तो इसका परिभाषा आपको याद रखना है ना? कि वैसा विकास, है ना, जिसमें समाज के सभी वर्ग का विकास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग का विकास रहता है होता है, कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं, है ना? वैसा विकास जिसमें क्या हो? समाज के सभी वर्ग का विकास हो, समाज के सभी लोगों का भी समान रूप से विकास हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे समावेशी विकास। क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे, है ना? समाज के सभी वर्ग का समान रूप से विकास हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे, है ना? याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए सब लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा परिभाषा है ना, पूरे अच्छे से याद किए हुए हैं, बहुत अच्छा। चलिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक मतलब रुपया पैसा, नियोजन मतलब क्या होता है? प्लान, है ना? तो आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है ना? आर्थिक नियोजन क्या है? ये क्या होता है? इकोनॉमिक प्लान क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है ना? तो इकोनॉमिक प्लान कैसे तैयार किया जाता है देश के विकास के लिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी देश के जरूरत के अनुसार, है ना, देश के संसाधन का, देश के रुपया पैसा का विकासात्मक क्रियाओं में मतलब विकास में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? देश के जरूरत के अनुसार, देश के प्राथमिकता के अनुसार मतलब देश के जरूरत के अनुसार पहले देखते हैं कि देश का क्या जरूरत है, उसके अनुसार देश के संसाधन का यानी देश के संपत्ति का, है ना, विकासात्मक क्रियाओं में मतलब विकास के काम में प्रयोग करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं, है ना? जैसे कि भारत के पास जितना पैसा है उस पैसा के खर्च करना है तो हम लोग पहले क्या देखते हैं? कितना जरूरत है, राष्ट्र का प्राथमिकता क्या है मतलब जरूरत कितना है ना? और जरूरत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? पैसा को विकास में लगाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है आर्थिक नियोजन। उसी को क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन। जहां देखे पुल बनाने का जरूरत है वहां पुल बना दिए, जहां देखे चापाकल कराने का जरूरत है वहां चापाकल करवा दिए, और जहां देखे कुआं खोदवाने का जरूरत है वहां क्या करवा दिए? कुआं खोदवा दिए। जहां देखे बुलेट ट्रेन का जरूरत है वहां बुलेट ट्रेन चल गया, जहां हवाई जहाज चलाने का जरूरत है वहां हवाई जहाज चलवा दिए, है ना? जहां मन किया ट्रेन चलवाना है ना, ये नया वाला मेट्रो ट्रेन चलवाना है तो मेट्रो ट्रेन चलवा दिए, है ना? तो इस तरीका से देश के जरूरत के अनुसार यानी देश के जरूरत के अनुसार, देश के प्राथमिकता के अनुसार, देश के संसाधन का देश के विकास में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? आर्थिक आधारभूत संरचना क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ये आर्थिक आधारभूत संरचना नाम से आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना? आर्थिक आधारभूत संरचना, है ना? तो कह रहा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? आर्थिक आधारभूत संरचना। तो देश में जो आपका स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं। आपके देश में जितना स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं। इसका क्या महत्व होता है? तो जिस देश के पास जितना ज्यादा आर्थिक आधारभूत संरचना होता है, जिस देश के पास जितना ज्यादा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़क, बिजली होता है, वह देश का क्या होता है? उतना ज्यादा विकास होता है ना? यही क्या है इसका महत्व है, यही क्या है इसका महत्व है। तो आपको याद रखना है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पर आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है पहले ये लिखेंगे, फिर इसका क्या महत्व है ये भी लिखेंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि आर्थिक आधारभूत संरचना होता क्या है, फिर बताएंगे इसका क्या महत्व है ना? तो कह रहा है कि वे सभी तत्व मतलब वे सभी चीज जो देश के विकास के लिए, देश के विकास के आधार है, देश के विकास के लिए जरूरी है, उसको क्या कहते हैं? देश का आधारिक संरचना कहते हैं, देश का आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं, है ना? वे सभी चीज जो देश के विकास के आधार होते हैं, जिसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़क, पानी, बिजली, ये सब देश का क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना है। इसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। जहाँ पर बिजली नहीं रहेगा वहाँ पर क्या होगा? कोई काम होगा? नहीं होगा। जहाँ स्कूल नहीं रहेगा वहाँ का बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। जहाँ हॉस्पिटल नहीं होगा वहाँ पर इलाज होगा? नहीं होगा, है ना? तो इसके बिना देश का क्या हो सकता है ना? विकास नहीं हो सकता है। जिस देश के पास जितना ज्यादा आर्थिक आधारभूत संरचना रहेगा वह देश क्या होगा? उतना ज्यादा विकसित होगा, है ना? जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होता है, जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होता है, वह देश क्या होता है? उतना ही अधिक विकसित होता है। जिस देश का स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़क, पानी, बिजली ये सब क्या होगा? ज्यादा विकसित होगा, वह देश क्या होगा? ज्यादा विकसित होगा। और जिस देश का ये कम विकसित होगा, वह देश भी क्या होगा? कम विकसित होगा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। अगर तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 23 रुपए भी है ना, फिर भी सरकार से तुम्हें 10,000 का लोन मिल सकता है। अगर जीरो बैलेंस, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलिए कोई दिक्कत?
हाँ, क्रैश कोर्स कब आएगा, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है, तो एक प्रश्न का जवाब दे देते हैं, है ना, कि क्रैश कोर्स कब आएगा, है ना। तो क्रैश कोर्स जो आपका है ये अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा, है ना। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका क्रैश कोर्स आएगा और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो एक दिन में एक चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, एकदम पूरा एकदम एक एक करके टॉपर बनाने के लिए भी आप लोग को पढ़ाते हैं, एक एक करके एकदम डिटेल से, है ना। लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक दिन में एक चैप्टर को पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, और नॉलेज के लिए जो होगा उसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, प्लस में एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्रैश कोर्स होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो आपका है ना एक प्रथम सप्ताह में अक्टूबर महीना में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी लगभग आप मान लीजिए कि लगभग 1 से 7 अक्टूबर के बीच कभी भी क्रैश कोर्स आपका आ सकता है ना। और स्टार्ट कब होगा, तो स्टार्ट आपका कुछ दिन बाद होता है, जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब, यानी नवंबर में 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, है ना। नवंबर में आपका कोर्स स्टार्ट होगा और अक्टूबर में आपका कोर्स आ जाएगा। वहाँ पर कुछ क्लास आपको मिल जाएगा जो नए बच्चे हैं उनको करने के लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, इसको क्या कहा जाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल मतलब है ना, सकल मतलब कुल, घरेलू मतलब अपने देश में, और उत्पाद मतलब जितना सामान बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, है ना। जो सामान बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, है ना। तो कह रहा है कि किसी देश में, कोई भी देश में एक वर्ष के अंदर मतलब एक साल के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, है ना। मान लीजिए अपना भारत देश है, तो भारत देश में एक साल के अंदर, भारत देश में एक साल के अंदर जितना भी वस्तु और सेवा, जितना भी सामान बिकेगा और जितना भी सेवा बिकेगा, जितना भी सामान बिकेगा और जितना भी सेवा बिकेगा, है ना, उसी के दाम को हम लोग, उसी के मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, उसी के मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहेंगे, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे, समझ गए। एक वर्ष में मतलब एक साल में, किसी भी देश में एक साल में जितना भी वस्तु बिकेगा या जितना भी सेवा बिकेगा, उसके दाम को, उसके मौद्रिक मूल्य के योग को, उसके मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, है ना। यानी उस देश में होने वाला उत्पाद, ठीक है, समझ गए। याद है जीडीपी क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, ये इनकम है, और इनकम का गरीबी के साथ क्या संबंध है। बहुत अच्छा बात है, इनकम का गरीबी के साथ क्या संबंध है, थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन बन जाएगा। इनकम का गरीबी के साथ क्या संबंध है, तो जो व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति का इनकम ज्यादा होता है वह क्या होता है, गरीब नहीं होता है। अगर आपका इनकम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आप गरीब नहीं है, है ना। लेकिन अगर इनकम आपका क्या होता है, कम होता है, आपका आय कम होता है, मतलब इनकम कम होता है, तो इसका मतलब आप क्या है, गरीब है। बस यही जो है इनकम का गरीबी के साथ संबंध है ना। इनकम का गरीबी के साथ यही संबंध है। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आप गरीब नहीं है, अगर आपका इनकम कम है तो आप क्या है, गरीब है। क्या है, यही जो है आय का गरीबी के साथ यही संबंध है, ठीक है। लिख दीजिएगा, बताइए। ये लिखना है कि आय का गरीबी के साथ घनिष्ठ संबंध है, मतलब बहुत गहरा रिश्ता है। आय का गरीबी के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। जिस व्यक्ति की आय कम होता है, जिस व्यक्ति का इनकम कम होता है, जो व्यक्ति कम कमाता है वह क्या होता है, गरीब है तो होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है, जिस व्यक्ति का आय, यहाँ पर आय लिख दीजिएगा, आय अधिक होता है, जिस व्यक्ति का इनकम ज्यादा होता है वह क्या होता है, गरीब नहीं होता है, वह गरीब नहीं होता है ना। तो इनकम का गरीबी के साथ घनिष्ठ संबंध है। जिस व्यक्ति का इनकम तो ज्यादा होता है वह गरीब नहीं होता है, लेकिन जिस व्यक्ति का इनकम कम होता है वह क्या होता है, गरीब होता है। वह क्या होता है, गरीब होता है। समझ में आ गया, बताइए कोई दिक्कत। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गिनती में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गिनती में, राष्ट्रीय आय के गणना मतलब गिनती में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। जब हम लोग राष्ट्रीय आय का गिनती करते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाई होता है, इसको आपको लिखना है। तो पहले तो आप समझिए राष्ट्रीय आय क्या है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है ना। राष्ट्रीय आय क्या किसको कहते हैं, तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश में एक साल में जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये आपको परिभाषा याद होगा, है ना। उम्मीद करते हैं हम आपको कि राष्ट्रीय आय का परिभाषा याद होगा कि एक साल में, है ना, एक वर्ष में किसी देश में जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य के हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय के गिनती में क्या क्या कठिनाई होता है। राष्ट्रीय आय को जब गिनते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाई होता है, क्या क्या उसमें, है ना, क्या क्या समस्या आता है। राष्ट्रीय आय को गिनते हैं मतलब पूरा देश के लोगों का इनकम गिनेंगे तो क्या क्या कमी आएगा, कठिनाई आएगा, है ना। तो कह रहा कि आंकड़ा को एकत्र करने में कठिनाई, आंकड़ा को यानी डाटा को एकत्र करने में क्या आता है, कठिनाई आता है। पूरा देश के लोगों से उसका इनकम पूछना, फिर उसको लिखना, फिर सबको एक जगह करना, इसमें क्या आता है, कठिनाई आता है। आंकड़ा को जमा करने में कठिनाई आता है, आंकड़ा को एक करने में कठिनाई आता है। पूरा देश के लोगों का इसमें इनकम होता है ना राष्ट्रीय आय में। उसके बाद है दोहरी गणना की संभावना। कभी कभी क्या होता है, एक ही व्यक्ति का इनकम 2 बार गिनती हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें एक ही व्यक्ति का इनकम 2 बार गिनती हो जाता है ना। और तीसरा है मूल्य को मापने में कठिनाई। अगर आपके पास कोई सामान है तो उसका दाम क्या है, इसको मापने में कठिनाई हो जाता है कभी कभी, है ना। अगर आपके पास कोई सामान है
तो उस सामान का दाम कितना है ना, ये मापने में कभी कभी क्या हो जाता है, कठिनाई हो जाता है। तो राष्ट्रीय आय के गणना में होने वाली कठिनाई यही सब है, आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना और मूल्य को मापने की कठिनाई, मूल्य को मापने की कठिनाई, है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, अभी हम लोग देखे थे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, है ना। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय मतलब हर व्यक्ति का इनकम, हर व्यक्ति का इनकम निकालना है, देश के एक एक व्यक्ति का इनकम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो कह रहा है कि किसी देश के राष्ट्रीय आय में, कोई भी देश का राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी देश का जो राष्ट्रीय आय है उसमें जनसंख्या से भाग दीजिए और जो भागफल आएगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग कहते हैं पीसीआई, मतलब पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बराबर क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बट्टा, है ना, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, है ना, किसी देश का पॉपुलेशन। तो ये क्या होता है, इसका, है ना, फॉर्मूला होता है। ये भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या, ठीक है, लिख दीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या, है ना। किसी देश के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु मतलब सामान, विनिमय मतलब क्या होता है, अदला बदली, एक्सचेंज, और प्रणाली मतलब सिस्टम, है ना। वस्तु से वस्तु को बदलने का जो सिस्टम है इसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु से, है ना, वस्तु से वस्तु का लेन देन करना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे कि आपको, आप मिठाई ले लीजिए और इसके बदले में हमको, है ना, रोटी सब्जी दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया, है ना। आप किसी को अपना चावल देते हैं और उससे गेहूं ले लेते हैं, किसी को दूध देते हैं उससे दही ले लेते हैं, किसी को दूध दिए उसके बदले में घी ले लिए, तो ये क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है ना। तो ऐसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वैसा प्रणाली जिसमें क्या होता है, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें एक सामान देते हैं दूसरा सामान लेते हैं, एक सामान किसी को देते हैं दूसरा सामान ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए बर्फ, ये बाल मकई दिए और उससे क्या ले लिए, बर्फ ले लिए, है ना। अपना मम्मी का बाल होता था वो देते थे और सन पापड़ी ले लेते थे, है ना। या फिर इस तरीका का बहुत सारा चीज, हम लोग लोहा दिए और प्याज ले लिए, है ना, लोहा का प्याज, लोहा दिए और क्या ले लिए, प्याज ले लिए। तो ये सब क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली था। ये सब क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। और बचपन में आप लोग किए होंगे ये, है ना, बाल दे करके और बर्फ खरीद लिए होंगे, क्या, तो यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। या फिर आपको कभी भूख लगा है, मन कर रहा है चावल खाने का, है ना, मन कर रहा है चावल खाने का और आपके यहाँ बनाया रोटी, तो आप अपना रोटी क्या करिएगा, बगल वाली को दे दीजिएगा, बगल से आपको क्या मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली ही है। ऐसा आप लोग करते होंगे कभी कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुद्रा की परिभाषा दे। ये आगे का एक दो क्वेश्चन है जिसको आपको हम बता देते हैं, है ना। इसको भी हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन आप देख लीजिए कि मुद्रा का परिभाषा दीजिए। तो कह रहा है कि मुद्रा क्या है, तो कह रहा है कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त, मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त, विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम हो, मूल्य का मापक हो, ऋण के भुगतान के मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। यानी मुद्रा किसको कहते हैं, मुद्रा सरकार से मान्यता प्राप्त होता है एक, तो दूसरा क्या होता है, मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, मतलब इससे हम लोग अदला बदली कर सकते हैं, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पैसा देकर कोई सामान खरीद सकते हैं। ये क्या होता है, कोई सामान का मापन करता है कि कोई सामान का दाम कितना है ना। कोई किसी से अगर आप लोन लिए हैं तो इससे क्या कर सकते हैं, लोन को, है ना, मुद्रा से आप चुका सकते हैं, ठीक है ना। और मुद्रा को आप जमा करके भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, मुद्रा को आप जमा करके भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यही मुद्रा का क्या है, परिभाषा है कि मुद्रा सामान्य स्वीकृति प्राप्त, विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम हो, मूल्य का मापक हो, ऋण के भुगतान का मापदंड हो और संचय के साधन के रूप में काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल से समझ जाएंगे, है ना। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक चैप्टर इसमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए हैं क्योंकि आने का संभावना है। नेक्स्ट आपका एटीएम क्या है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम क्या है तो आपको लिखना है, एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मशीन में 24 घंटा रुपया निकालने और जमा करने का क्या होता है, सुविधा होता है। एटीएम पर आप लोग जाते हैं, है ना, अपना कार्ड लेकर के, एटीएम कार्ड लेकर के, और एटीएम कार्ड एटीएम में डालते हैं हम लोग, तो उधर से क्या निकलता है, पैसा निकलता है ना। या एटीएम कार्ड से हम लोग पैसा को जमा भी कर सकते हैं। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यह मशीन 24 घंटा रुपया निकालने और जमा करने का सेवा प्रदान करता है। यह मशीन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मशीन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एटीएम कार्ड के माध्यम से 24 घंटा रुपया जमा कर सकते हैं और 24 घंटा रुपया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही है एटीएम। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और इस माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 24 घंटा इस मशीन के माध्यम से हम लोग 24 घंटा रुपया निकाल सकते हैं और 24 घंटा रुपया जमा कर सकते हैं, ठीक है।
आप लोग के पास एटीएम कार्ड है, जिसके पास एटीएम कार्ड होगा वो जाएगा एटीएम कार्ड लगाएगा एटीएम में और क्या निकलेगा उधर से, एटीएम इधर से घुसाएगा उधर से पैसा निकलेगा, है ना। लेकिन बैंक में पैसा होना चाहिए आपके खाता में, तब खाली एटीएम लेके चल जाइएगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि बचत क्या है, बचत हम लोग किसको कहते हैं, बचत हम लोग किसको कहते हैं, बचत क्या होता है, बचत, है ना। तो कह रहा है आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। यानी जितना आप कमाते हैं उसमें से जो खर्चा कर दिए उसके बाद जो बच गया उसी को क्या कहेंगे, बचत कहेंगे। मतलब हम 10 रुपया कमाए, 5 रुपया खर्चा कर दिए और 5 रुपया जो बचा इसी को क्या कहा जाएगा, बचत कहा जाएगा, है ना। तो आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है ना। आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। बचत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बचत बराबर आय माइनस उपभोग, बचत बराबर आय माइनस उपभोग, है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उसमें से जो खर्चा किए उसको घटा दीजिए, यही क्या हो गया, बचत हो गया, है ना। जो बचा वो बचत हो गया। तो आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है ना। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। बचत बराबर आय माइनस उपभोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, वित्तीय संस्थान किसको कहेंगे। वित्तीय संस्थान का मतलब क्या होता है, वित्तीय संस्थान का मतलब होता है रुपया पैसा से संबंधित संस्थान, है ना। वित्तीय संस्थान किसको कहेंगे, रुपया पैसा से संबंधित संस्थान। जैसे आपका बैंक हो गया, वो क्या है, एक वित्तीय संस्थान है, उससे हम लोग रुपया लेते हैं और रुपया उसमें जमा करते हैं, उसमें उससे रुपया हम लोग लेते हैं और रुपया उसमें हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं, है ना। तो वित्तीय संस्थान किसको कहेंगे, देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि हमारे देश की वे संस्था जो आर्थिक विकास के लिए यानी देश का विकास के लिए, है ना, उद्यम यानी बिजनेस, है ना, उद्यम यानी कोई फैक्ट्री उक्ट्री लगाना है उसके लिए, व्यवसाय मतलब बिजनेस के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करता है, ऐसी संस्था को क्या कहते हैं, वित्तीय संस्था कहते हैं। बोला है कि हमारे देश की वो संस्था जो देश के विकास के लिए, कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा फैक्ट्री है, उसको या किसी को बिजनेस करने के लिए, है ना, वित्तीय आवश्यकता का पूर्ति करता है, यानी रुपया पैसा देता है, तो इसे संस्था को क्या कहा जाएगा, वित्तीय संस्था कहते हैं, है ना। वित्तीय संस्था क्या होता है ना, हमारे वे संस्था जो आर्थिक विकास के लिए यानी देश के विकास के लिए, उद्यम एवं व्यवसाय के लिए, किसी को फैक्ट्री लगाने के लिए, किसी को बिजनेस करने के लिए, है ना, उसके जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है। उसको जो पैसा चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, उसको वो देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वित्तीय संस्था कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता क्या है। सहकारिता नाम से ही स्पष्ट है, सह मतलब क्या होता है, साथ, कारिता मतलब काम करना, है ना। सह मतलब क्या होता है, साथ, और कारिता मतलब काम करना। सहकारिता का अर्थ क्या होता है, साथ मिलकर के काम करना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, साथ मिलकर के काम करना, साथ मिलकर काम करना। सहकारिता का अर्थ क्या होगा, साथ मिलकर काम करना, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि सहकारिता जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, साथ मिलकर के काम करना, है ना। तो कह रहा है कि वह संगठन जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सुरक्षापूर्वक मिल करके और समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहकारिता कहते हैं, है ना। एक लाइन ऊपर लिख सकते हैं कि सहकारिता का अर्थ है साथ मिलकर के काम करना, और सहकारिता क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का, है ना, 2 या 2 पूरा करता है, उसको जो पैसा चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, उसको वो देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वित्तीय संस्था कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता क्या है। सहकारिता नाम से ही स्पष्ट है, सह मतलब क्या होता है, साथ, कारिता मतलब काम करना, है ना। सह मतलब क्या होता है, साथ, और कारिता मतलब काम करना। सहकारिता का अर्थ क्या होता है, साथ मिलकर के काम करना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, साथ मिलकर के काम करना, साथ मिलकर काम करना। सहकारिता का अर्थ क्या होगा, साथ मिलकर काम करना, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि सहकारिता जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, साथ मिलकर के काम करना, है ना। तो कह रहा है कि वह संगठन जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सुरक्षापूर्वक मिल करके और समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहकारिता कहते हैं, है ना। एक लाइन ऊपर लिख सकते हैं कि सहकारिता का अर्थ है साथ मिलकर के काम करना, और सहकारिता क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का, है ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, सहकारिता कहा जाता है ना। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर के, है ना, अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए, मतलब अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, सहकारिता कहा जाता है। जैसे आपके गांव में मतलब होगा दूध का डेयरी होगा, है ना, जहाँ क्या करते हैं पूरे गांव के लोग, है ना, अपना गाय भैंस बकरी दूध दूते हैं, और यहाँ आकर के सेंटर होता है, इस पर क्या करते हैं, दूध को नपाते हैं, सब ला करके दूध को यहाँ देते हैं, है ना। फिर क्या होता है, ये दूध जो है बाद में, है ना, सुधा का दूध बनकर के मार्केट में आता है और बिकता है, सुधा का दूध मिठाई सब बनकर के बिकता है। फिर इससे जो पैसा आता है सबको पैसा मिल जाता है, जितना भी लोग क्या किए दूध दिए सबको पैसा क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये क्या है, सहकारिता का एग्जाम्पल है, ये क्या है, सहकारिता का एग्जाम्पल है ना। सहकारिता का क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ गए। वह संगठन जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सुरक्षापूर्वक मिलजुल करके काम करते हैं अपने आर्थिक हितों को वृद्धि करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, सहकारिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। गांव में अभी आप लोग समूह देख रहे होंगे, स्वयं सहायता समूह, जिसको हम लोग कहते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें क्या होता है, 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, 15 से 20 लोगों का, खास करके महिलाओं का ग्रुप होता है। 15 से 20 महिला रहेगी, ये लोग क्या करेगी, पहले पैसा जमा करेगी, 100 रुपया जमा की तो कितना रुपया हो गया, 1500। और फिर इसमें से जिसको जरूरत है उसको पैसा मिल जाता है ना। 15 महिला है, सब मिलकर के 100 रुपया जमा की तो कितना रुपया हो गया, 1500 रुपया हो गया, है ना। तो ये लोग 1500 रुपया जमा की और फिर इसमें से किसी एक को जरूरत है तो उसको 1500 रुपया दे दिया गया, तो ये क्या है, स्वयं सहायता समूह है। क्या है, स्वयं
सहायता समूह है। इसी को क्या कहा जाता है? स्वयं सहायता समूह, है ना। इसका परिभाषा हमको कैसे लिखना है? तो करा कि स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब गांव में 15 से 20 व्यक्तियों, है ना, का एक समूह होता है। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? गांव में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो अपने बचत से, मतलब अपना बचत के पैसा से और बैंक से छोटा छोटा लोन लेकर अपने घर के, अपने पारिवारिक जरूरत को पूरा करते हैं, मतलब अपने परिवार की जरूरत को पूरा करते हैं और विकास की गतिविधि चलाकर गांव के विकास और महिला सशक्तिकरण में भी योगदान देते हैं, है ना। तो स्वयं सहायता समूह क्या है? तो स्वयं सहायता समूह गांव में 15 से 20 महिलाओं का समूह होता है, जो क्या करता है? अपने बचत से पैसा को बचाकर और बैंक से छोटा छोटा, है ना, लघु लोन लेकर के अपने घर की जरूरत को भी पूरा करता है और इसके साथ साथ गांव में विकास के काम को भी, है ना, गांव में भी विकास की गतिविधि को, है ना, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इससे महिला सशक्तिकरण को भी क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग के घर में भी, है ना, लोग जुड़े होंगे, इस समूह में जुड़े होंगे ना। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके घर के, जो इसमें क्या होंगे? जुड़े होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के। जीविका, हाँ, जीविका समूह जो है वो स्वयं सहायता समूह का ही क्या एग्जाम्पल है। सशक्तिकरण का अर्थ है मजबूत, है ना। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को मजबूत करना। इससे महिला लोग क्या हो रही है? मजबूत हो रही है ना। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का 17 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का हम लोग कितने क्वेश्चन को किए? 17 क्वेश्चन को किए, है ना। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 17 क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको हम बताए हैं, वो सब भी क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इस सभी क्वेश्चन को आप देख करके जाएंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि इसी में से आपके एग्जाम में, है ना, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है वो आ जाएगा और इससे बाहर भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपको तो पूरा पढ़ाए हैं 2 चैप्टर। अगर 2 चैप्टर से आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से आगे तक आगे आएगा तब वहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये हम लोग किए, है ना, चैप्टर नंबर 1 से 4 तक का क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इकोनॉमिक्स आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा? इकोनॉमिक्स आप लोगों को कैसा लगा बताइए।